साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉपिक तो यही है, लेकिन साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, ये बात का कोई सेंस नहीं है। तो फिर सेंस किस बात का है? साउंड एक वेव है ना, साउंड एक वेव के फॉर्म में जाता है ना। हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और नाम साउंड का दे। ये एक साउंड वेव जा रहा है, वो लाइट जला ना, वो लाइट जला बाबू। ए और बी में क्या फर्क है? वेव जानते हैं, वेव क्या जानते हैं ना, वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? पहला होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वेव की। अच्छा ए और बी, ये एक साउंड वेव है, ये एक साउंड वेव, यहाँ एक सोर्स है। अर्शी क्या अलग है दोनों में? दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है। ये दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है। वेव जो एनर्जी कैरी करता है, वेव जो एनर्जी कैरी करता है, वेव क्या है? वेव का डेफिनेशन क्या है? वेव का डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है, मीडियम में कुछ ट्रांसफर नहीं होता है। एक पॉइंट से, बोलो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या जाता है? एनर्जी और मोमेंटम। मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर जैसा था वैसे रहेगा। जब ऐसा कुछ हो जाए, हम कहते हैं वेव गई है। मैं यहाँ स्पीकर बजाता हूँ, तुम्हें वहां सुनाई दे रहा है, ये सारा मैटर, इडियट, ये सारा जो मैटर यहाँ प्रेजेंट है, हवा, ये उस एनर्जी को, साउंड बॉक्स से निकलने वाली एनर्जी को तुम तक पहुंचाती है। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा वेव मैटर को अपने साथ बहा के ले जाता है, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साउंड एक ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल चाहिए। साउंड एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का पार्टिकल चाहिए। अब अगर वो मीडियम के पार्टिकल को बहा के अपने साथ ले जाती, तो एक वक्त ऐसा आता, मैं बोलता, सारा पार्टिकल तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाता और मैं बोलता रह जाता और तुम्हें, मैं बोल रहा हूं, मैं एनर्जी दे रहा हूं, पर कोई मीडियम का पार्टिकल नहीं जो तुम तक वेव को पहुंचा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं पूरा दिन बोलूंगा, तुम पूरा दिन सुन सकोगे। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मीडियम के पार्टिकल उसको हेल्प कर रहे हैं पहुंचाने में, खुद ट्रांसफर, यही है वेव। जब एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए बिना मीडियम के पार्टिकल के ट्रांसफर के, द ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट मैटर गेटिंग एक्चुअली ट्रांसफर्ड। अच्छा अब ये मैंने किसका डेफिनेशन दिया? वेव का। अब ये जो एनर्जी जा रही है, मतलब संसार में एनर्जी ने चूज किया कि मैं ऐसे ही बहूंगी, एनर्जी ने चूज किया कि मैं इस फॉर्म में, इस पैटर्न में बहूंगी, मैं कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगी, मेरा ये पैटर्न होगा। और अगर ये पैटर्न होगा तो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, एम्पलीट्यूड, ये सब होगा। अब अगर ज्यादा एनर्जी है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अगर वेव की बात करें, अगर एनर्जी ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ, ये वाली एनर्जी ज्यादा है कि ये वाली एनर्जी ज्यादा? ये वाली एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम। अब एक लिसनर यहाँ खड़ा है, और एक लिसनर यहाँ खड़ा है, ये जो साउंड सुनेगा और ये जो साउंड सुनेगा,
इस साउंड को हम कहते हैं फेंट है, और इस साउंड को हम कहते हैं लाउड है। इस साउंड को मैंने कहा ये फेंट है, इसको मैंने कहा लाउड है, और यही सारा तर्क शुरू हुआ। तर्क क्या है? अच्छा, इसको मैंने फेंट क्यों कहा? ए, बाद में पानी पी ले। इसको मैंने फेंट क्यों कहा? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इसमें एनर्जी कम है, तो मैंने इसको फेंट कहा। नहीं, इसमें जो एनर्जी का वैल्यू है, इसमें जो एनर्जी का वैल्यू है, यहां 100 लिसनर खड़े कर दो, 1 से लेके 100, और ये एनर्जी का वैल्यू है सपोज 8 जूल। इस वेव इस वेव फ्रंट में, इस पूरी वेव फ्रंट में, यहां से लेके यहां तक कितनी एनर्जी जा रही है? 100 जूल। और इस पूरी फ्रंट में जो एनर्जी जा रही है वो 1000 जूल। अब यहाँ 100 लिसनर है, 100 लिसनर इसको फेंट बोलेंगे, 100 लिसनर इसको फेंट बोलेंगे। तो सारा जो थ्योरी मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ऐसा नहीं होता। ये फेंट तुम्हारे लिए, मेरे लिए लाउड है। ये फेंट तुम्हारे लिए, मेरे लिए लाउड। ये एनर्जी तुम्हारे लिए भी 100 है, मेरे लिए भी 100 है। ये एनर्जी तुम्हारे लिए भी 100 है, मेरे लिए भी 100 है। इस रूम में प्रेजेंट हम सब के लिए 100 है। लेकिन ये तुम्हारे लिए फेंट हो सकता है, मेरे लिए लाउड है। मतलब एक ही एनर्जी का वैल्यू, एक ही एनर्जी का वैल्यू, ये मेरे सेंसिटिविटी ऑफ ईयर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेरे ईयर ड्रम पे कैसा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। अभी मेरे कान की इलास्टिसिटी बहुत स्ट्रांग है। अभी क्योंकि मेरे कान की इलास्टिसिटी बहुत स्ट्रांग है, तो 100 जूल का एनर्जी मेरे अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया वो बहुत हल्का था। मुझे साउंड कम फेंट, मुझे फेंट सुनाई दिया। वक्त के साथ मेरे कान की इलास्टिसिटी कम होगी, किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरे कान की इलास्टिसिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो। ये 100 जूल की एनर्जी जब मेरे कान में गिरेगी, तो पहले जो वाइब्रेशन होता था वो ये था, अब जो वाइब्रेशन हो रहा है वो ऐसा है, तो ये साउंड मुझे क्या लगेगा? लाउड। ये जो तब मुझे फेंट लगता था मुझे लाउड लग रहा है, तब भी इसकी एनर्जी 100 थी, अब भी इसकी एनर्जी 100 है। अच्छा, तो ये जो फेंट, ये जो लाउड, इसको हम बोल सकते हैं ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फेंट है या लाउड। इसको हम कहते हैं लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? सब्जेक्टिव। लाउडनेस क्या है? सब्जेक्टिव। जो मेरे लिए फेंट है वो तेरे लिए लाउड है, जो मेरे लिए लाउड है वो तेरे लिए फेंट है। एक गाना तुम बजा ली और तुम उसमें झूम रही हो, नाच रही हो, मैं उसमें इरिटेट हो रहा हूँ, सब्जेक्टिव है ये। तो सेम चीज जो तुम्हें आनंद दे रहा है मुझे भी आनंद देगा, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं लाउडनेस सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये वो एनर्जी जो मेजर की जा सके, जो मेजर की जा सके। ये जो एनर्जी कैरी कर रहा है, ये सारे डॉट्स मिला के जो एनर्जी है, ये सबके लिए 100 है। इसको कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। अच्छा, ये कौन से ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है? ये क्या है? मैंने ऑब्जेक्टिव किसे कहा? लाउडनेस को मैंने क्या कहा? लाउडनेस क्या है? सब्जेक्टिव। लाउडनेस मतलब फेंट लाउड, फेंट लाउड, ये जो टर्म्स है, फेंट, फेंट है साउंड, लाउड है साउंड। ये जो इंसान मुंह से बोलेगा, मशीन से मापेगा नहीं, मुंह से बोलेगा, वो क्या हो गया? सब्जेक्टिव। अच्छा, ये क्या है जो ऑब्जेक्टिव है? नहीं, बोलो। नहीं, एनर्जी। एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी मेजरेबल होगी, और जो मेजरेबल उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव। एनर्जी क्या रहेगी? ऑब्जेक्टिव। और ये लाउडनेस क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। अच्छा, एनर्जी को ना एक टर्म देते हैं, आज से एनर्जी नहीं बोलेंगे। जा तो एनर्जी रही है, जा तो एनर्जी रही है, मैं क्या करूंगा? एक यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया डिफाइन कर देता हूं। दोबारा बोल रहा हूं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं बोल एनर्जी रहा हूं, आगे भी एनर्जी बोलूंगा, पर नए तरीके से बोल रहा हूं। कितनी एनर्जी जा रही है, मैंने एरिया फिक्स कर दिया। मैंने एनर्जी कितने एरिया से ले गई? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, एरिया कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। और 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी गई? ई। दोबारा बोल रहा हूं, ये क्या है? एनर्जी। एरिया फिक्स कर दिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, और टाइम फिक्स कर दिया मैंने 1 सेकंड। मैं बोल सकता हूं इसको एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बोलो।
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैं बात एनर्जी की कर रहा हूं, बस मैंने पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम बोल दिया। इसको मैं लिख रहा हूं एनर्जी, जो पढ़ा रहा हूं वो समझ लो, फिर नोट्स बना लेंगे। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको लिखते हैं रिजू। ये क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम। अच्छा, एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, शाबाश। एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, पावर। और ये नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, एरिया। पावर का यूनिट क्या है, वॉट। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इसको आज से हम बोलेंगे, इसको आज से बोलेंगे साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी। हम कहते हैं ना बहुत इंटेंस था, क्राउड बहुत इंटेंस था। क्या मतलब होता है इसका, ये क्राउड इंटेंस का क्या मतलब होता है, ये एक रिलेटिव बात है। क्राउड इंटेंस, अरे क्राउड इंटेंस नहीं था, तेरा ग्राउंड छोटा था, बहुत इंटेंस क्राउड आया था। एक छोटे ग्राउंड में लोग भर दिए, अब बोल रहा है क्राउड इंटेंस था, बड़े ग्राउंड की बात। अच्छा, फिर बड़े ग्राउंड में कह रहा हूँ क्राउड इंटेंस था, तो ग्राउंड में छोड़ दे उनको शहर में, फिर वो क्या हो जाएंगे, स्केर्स हो जाएंगे। तो एक अवेलेबल एरिया में कितने लोग हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत इंटेंस है, एनर्जी बहुत इंटेंस है। इसका क्या मतलब है, पर यूनिट एरिया में ये बहुत ज्यादा जा रही है, पर यूनिट एरिया। अच्छा, पर सेकंड में भी, पर सेकंड में भी, एक सेकंड में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, तो भी क्या बोलूंगा, बहुत इंटेंस। क्लियर हो गया। साउंड इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये जो है साउंड इंटेंसिटी, ये मेजरेबल है ना, ये तुम्हारे मेरे लिए अलग, ये हम सबके लिए क्या होगी, सेम। इसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ऑब्जेक्टिव। और इंटेंसिटी से रिलेटेड ये क्या क्वांटिटी है, लाउडनेस, सब्जेक्टिव। तो इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ऑब्जेक्टिव। और इंटेंसिटी से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव क्वांटिटी क्या है, लाउडनेस। वो मेजर नहीं किया जा सकते, मेजर कर सकते। अब ग्राहम बेल आते हैं, ग्राहम बेल कहते हैं एक काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। वो कहते हैं लाउडनेस मेजर नहीं किया जा सकता, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इंटेंसिटी मेजर की जा सकती। तो मैं आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन देता हूं, जो इस सब्जेक्टिव क्वांटिटी को, लाउडनेस को, इंटेंसिटी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी से जोड़ देगा। फिर कहा कि जो रिलेशन है वो लीनियर तो नहीं होगा, लॉगरिथमिक होगा, पर ये वैल्यू काम करेगा, दिस वैल्यू विल वर्क। क्या कर रहे हैं वो, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी इंटेंसिटी और सब्जेक्टिव क्वांटिटी लाउडनेस, इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। एंड ये जो रिलेशन होगा ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर नहीं है, ये क्या है, लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, जो जो अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं वो होगा लाउडनेस लेवल। तीन अलग अलग टर्म होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें किसकी यूनिट बताई अभी, साउंड इंटेंसिटी, उसकी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, साउंड इंटेंसिटी। अच्छा, सिर्फ लाउडनेस की यूनिट कोई पूछेगा, लाउडनेस, तो लाउडनेस की यूनिट है फॉन, PHON, लाउडनेस की यूनिट है फॉन। साउंड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और अब जो मैं बोलूंगा वो होगा साउंड लेवल, लाउडनेस लेवल। जब लेवल की बात करेंगे, जब लेवल की बात होगी तो यूनिट होगा बेल डेसिबल, साउंड लेवल, ये साउंड इंटेंसिटी। और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो अभी पढ़ेंगे, वो होगा साउंड लेवल। तो उसके लिए उन्होंने एक बेस वैल्यू लेना पड़ा, जो काम वो कर रहे हैं। एंड व्हाट वाज द बेस वैल्यू, वो कहते हैं कि सबसे कम इंटेंसिटी की साउंड जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, सबसे कम इंटेंसिटी का साउंड जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है वह 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इससे कम इंटेंसिटी का साउंड हम नहीं सुन सकते। समझ में आया? क्या कहा मैंने, 10⁻, बोलो, -12, 10⁻, ये वैल्यू बहुत कम है ना, एक्चुअल में ये वैल्यू बहुत कम है। अच्छा, ये वैल्यू कहां से आई, एकदम अकाउस्टिकली डिजाइंड रूम, जहां कोई साउंड नहीं है, प्योर एब्सेंस ऑफ
साउंड, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर। और वहां पर जाकर एक पिन होते है, पिन, एक पिन को जाके ड्रॉप कर देना, और उस पिन के ड्रॉप होने से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो जब टीचर आपकी क्लास में जाके कहते हैं ना, आई वांट अ पिन ड्रॉप साइलेंस, व्हाट दे मीन इज बेसिकली दिस, व्हाट आई वांट इज 10⁻⁻12, इससे ज्यादा इंटेंसिटी मत दो, कान में तकलीफ होती है। पर हम क्या करते हैं, हम जो कर रहे होते हैं, अच्छा टीचर ने कहा, अच्छा एक, हाँ वो जो काम कर रहे हैं 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने किससे जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया 0 डेसिबल। 0 डेसिबल मतलब जीरो कुछ नहीं है, वो रेफरेंस वैल्यू है। जब एनर्जी का वैल्यू, जब इंटेंसिटी का वैल्यू 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा, यही हमारे लिए आज से क्या है, 0 डेसिबल। 0 डेसिबल मतलब कभी भी नहीं की साउंड मत करो, साउंड करो। पिन ड्रॉप, सब, एक पतली पिन गिरने का जो साउंड है वो सबसे कम नॉइज है, हम उससे कम कुछ नहीं सुन सकते। अच्छा पिन गिरने की आवाज तो हम ऐसे भी नहीं सुन सकते, गिरा दे 100-150 पिन, तो वहां बैठा बैठा मत पड़ पिन गिरा था, एक बार भी मुझे आवाज नहीं, एकदम अच्छे से सब कुछ सेटअप किया तब मैं उसको सुन पाया, और वो जो इंटेंसिटी का वैल्यू था वो यही था, और इसको हमने कहा है 0 डेसिबल। जब हम क्लास में कन्वर्सेशन करना शुरू करते हैं, विस्परिंग, जब हम क्लास में विस्परिंग करना शुरू करते हैं, विस्परिंग का जो डेसिबल है वो है 20 डेसिबल। टीचर ने आपसे कहा था 0 डेसिबल, और आप बोलना शुरू किए 20 डेसिबल। अच्छा ये जो 20 है, ये 2 × 10, और अगर मैं थोड़ा लाउड, मैं भी विस्परिंग से थोड़े से ऊपर गया, एक तो तुम लोग फुसफुसाना शुरू किए, उसका डेसिबल कितना है 20 से 30 डेसिबल तक मानते हैं विस्परिंग, चलो छोड़ दो 30, तुम 20 में विस्पर किया और 30 में कन्वर्सेशन पे उतर आए। 20 को ऐसे हमेशा समझना, मैथमेटिक्स लिखूंगा अभी, 20 को समझना 2 × 10, और 30 को कहना 3 × 10। ये जो 2 है, ये 10 का स्क्वायर है, मतलब 100। ये जो 2 है, ये 10 के स्क्वायर में ले जाना, मतलब 100 टाइम्स। टीचर जो चाहता था, टीचर जो चाहता था उससे तुम उनके कान में कितनी ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, 100 टाइम्स। और जब तुम विस्परिंग पे उतर आए, 30 डेसिबल मतलब 3 × 10, और ये जो 3 ये 10 के पावर में ले जाना, कैलकुलेशन करता हूँ, ये 3 को 10 के पावर में ले जाना कितना हो गया, 1000। जब तुम विस्परिंग पे उतर आए, टीचर जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तुम 1000 टाइम्स ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हो, वो बेचारा इरिटेट नहीं होगा, तो क्या होगा, दिन में फर्स्ट पीरियड शुरू करते हैं वो, 7 पीरियड आते आते तक यही उनके साथ हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी मजबूरी होती है कि वो जानते हैं कि मैं अगर मिसबिहेव करूंगा तो बहुत क्वेश्चंस आएंगे, तो वो चुप रह जाते हैं, अंदर तो जो उठता बैठता है वही जानते हैं। अच्छा लकी है वो टीचर जिनके कान के पर्दे खराब हो गए, उनको फर्क नहीं पड़ रहा आप क्या कर रहे हो, वो बिंदास है। पर जिनके ठीक ठाक हैं, वो बहुत संयम से चल रहे हैं, उठा के किसी दिन पटकेंगे आपको, तब समझ आए। बहुत, वो जब कह रहे होते हैं ना प्लीज मत बात करो, वो इंटेंसिटी बहुत क्रॉस कर चुके तब वो कहते हैं मत बात करो। पर आप इतनी मैथमेटिक्स समझ आए, इतने पढ़े लिखे हम कहा, बोलो। ये जो बेल डेसिबल ये क्या है, ये किसकी यूनिट है, ये जो बेल और डेसिबल है ये किसकी यूनिट है, साउंड लेवल, साउंड लेवल। कौन किसका यूनिट है, लाउडनेस। और व्हाट पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी। अब नोट्स बनाते हैं, लाउडनेस क्या है, लाउडनेस क्या है, लाउडनेस साउंड, मत बात करो आपस में, कोई पूछे लाउडनेस क्या है तो कहना लाउडनेस साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिससे मैं एक फेंट साउंड और एक लाउड साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। अच्छा फिर एक सवाल आया, क्या हुआ,
पानी दूं? उन्होंने कहा ये दो साउंड आपने बनाए और इसमें आपने बायस डायग्राम किया। मैं पूछा कैसे? वो बोलता है ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी एक वेव की रख दी और ये भी फ्रीक्वेंसी सेम रख के बना रहे हो, क्या बायस पढ़ा रहे हो? तो मैंने हाँ ही बोला कि देख जब मैं एम्पलीट्यूड को चेंज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी को सेम रखूंगा। मैं फ्रीक्वेंसी मत बात कर, मैंने क्या वेरी करा है? एम्पलीट्यूड सेम क्या रखा है? फ्रीक्वेंसी। फिर एक स्टूडेंट उसके बगल वाला खड़ा हुआ, वो कह रहा है इधर देखो, वो कह रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है? वो कह रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, इन दोनों का ध्यान से सुनना है, इन तीनों का, इन दोनों का क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम। इन दोनों का क्या अलग है? एम्पलीट्यूड। इन दोनों का क्या अलग है? फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। दोबारा बोल रहा हूं, इन तीनों का क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी। इन तीनों का क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी। अगर मैं तुम्हें इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दूं और बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू इस टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इस टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, आंसर क्या आएगा? 1:1:1। अच्छा, इन दोनों में क्या अलग है? एम्पलीट्यूड। वेव का फॉर्म इसको कहते हैं साइन वेव, इसको कहते हैं जब ये इतनी स्मूथ चल रही होती है ना, सुन नहीं सकता है? जब ये इतना स्मूथ चल रहा होता है ना, इसको कहते हैं साइन वेव। अच्छा, ये कैसी वेव है? साइन वेव। अरे लल्ली स्मूथ चल रहा है ना, साइन वेव। ये साइन वेव नहीं है, ये साइन वेव नहीं है। ये एक ट्यूनिंग फॉक से निकलने वाला साउंड का वेव है, ये एक वायलिन से निकलने वाले साउंड का वेव, वायलिन जो बहुत शार्प नोट्स देता है, ये वो वाला। इसका वेव का फॉर्म अलग है, एम्पलीट्यूड, इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। इन दोनों का वेव का फॉर्म अलग है। अच्छा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। बोल आधा डाल दो, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेव फॉर्म अलग है। इन दोनों का वेव फॉर्म सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड अलग। अच्छा, इन दोनों का वेव फॉर्म अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी अलग है। सुन इधर, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो है लाउडनेस। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो है लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो है पिच। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी वो क्या है? पिच। अच्छा, पिच और फ्रीक्वेंसी में सब्जेक्टिव क्या होगा? शाबाश। फ्रीक्वेंसी को तो मेजर कर सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव है वो क्या है? पिच। पिच क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी वो है लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी वो है पिच, और वेव फॉर्म से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और क्वालिटी और टिम्बर, ये समझे? जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको अभी पढ़ा चुका। नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू वेव फॉर्म्स। क्वालिटी और टिम्बर। नेम द सब्जेक्टिव क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। नेम द सब्जेक्टिव क्वांटिटी एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव, वो क्या है? पिच। और एक आएगा लाउडनेस से, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड लेवल, व्हाट इज द लिमिट यूनिट ऑफ लाउडनेस लेवल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। पिच और वेव फॉर्म हो गया है, पिच और वेव फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं, दो दो लाइन के नोट्स लिखे। अब आते हैं हम लाउडनेस में आते हैं। वो कहता है कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे कैसे वेरी करेगा? बोलो। लाउडनेस
एम्पलीट्यूड पे कैसे वेरी करेगा? ये क्वेश्चन हर बार पढ़ाने के बाद एक कॉमन मिस्टेक, पता नहीं क्यों हर बार है, बोल। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे कैसे वेरी करेगा? जब हम एक इक्वेशन लिखेंगे, बड़ा एक इक्वेशन आता है डेरिवेशन करने के बाद, वहां पर एम्पलीट्यूड के टर्म में स्क्वायर होता है, वहां एम्पलीट्यूड के टर्म में स्क्वायर होगा। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे कैसे वेरी करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं तुम्हें कहता हूं दो साउंड, आयशा, दो साउंड है बेटा, एक का एम्पलीट्यूड है 2 और एक का एम्पलीट्यूड है 4, तो इनके लाउडनेस का रेशियो क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड है 2, बोलो, इसका एम्पलीट्यूड 2, इसका एम्पलीट्यूड 4 है, तो दोनों के लाउडनेस नहीं, इसका 2 मान लेते, इसका मान लेते 5, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, इसके लाउडनेस का रेशियो क्या होगा? लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है? स्क्वायर। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है? उसके स्क्वायर वैल्यू पे। ये कितना बोला मैंने? 2। ये एम्पलीट्यूड कितना बोला? 2। और ये कितना बोला हूँ? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, मतलब 4:24। 4:24, ये बात समझे? उसको स्क्वायर करके रेशियो ले। अच्छा, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा जा रही है, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा जा रही है, तो पर यूनिट एरिया अगर एनर्जी ज्यादा है तो मुझे वो लाउड ही लगेगा, मुझे वो लाउड लगेगा। पर ये स्क्वायर में डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड बढ़ने पर लाउडनेस बढ़ेगा, ये तो अंडरस्टूड था। लेकिन ये स्क्वायर वाला काम ये इक्वेशन के बाद आया, तो अभी हम यही पढ़ेंगे। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा, लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतना ज्यादा होगा। इस बात का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है हमारे पास? मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर उसको रबर पैड में स्ट्रक किया और मुझे उस ट्यूनिंग फॉर्क की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही उस ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर, एक भी ट्यूनिंग फॉर्क है नहीं मेरे पास, मैं इस बार जाऊंगा तो लेके आऊंगा मैं। अब जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क लेके जब इसको स्ट्रक करते हैं और फिर लेके मैं उसको तत्काल टेबल पे रख दूंगा, आपको आवाज सुनाई पड़ेगी। भास्कर, सुन लेगा तो कुछ घट जाएगा तेरा। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो। एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसको एक रबर पैड में स्ट्रक किया और जो साउंड आई वो मुझे सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्रक किया और उसको टैप करूंगा वुडन टेबल में, उसको टैप करूंगा और आपको आवाज सुनाई पड़ेगी। अच्छा, क्या है जो बढ़ गया? सरफेस एरिया। ये ज्यादा सरफेस एरिया, जब मैं उसको टैप करूंगा ना, ये ज्यादा पार्टिकल्स उस वाइब्रेशन को कैरी कर रहे हैं, साउंड ज्यादा प्रोड्यूस। अच्छा, तुमने सोचा है कभी हम क्या करते हैं? हम टीवी में क्या करते हैं? हम कहते हैं ना वॉल्यूम बढ़ा दे। उसका नाम वॉल्यूम ही क्यों पड़ा? हमने हमेशा कहा वॉल्यूम बढ़ा दे, उसको वॉल्यूम ही क्यों बोले हम? जो हमारा स्पीकर होता है टीवी में, उसमें डायफ्राम्स होते हैं। एक सबसे छोटा रेडियस होता है और ये बड़ा रेडियस होता है, आपने देखा होगा। स्पीकर में डायफ्राम्स होते हैं। हम कहते हैं ना वॉल्यूम बढ़ा दे। व्हाट वी डू इज बेसिकली दिस, पहले जब वॉल्यूम कम है तो इस पूरे डायफ्राम का बस इतना सा पोर्शन वाइब्रेट कर रहा है, बस इतना सा पोर्शन वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इतने से पोर्शन से एसोसिएटेड जो एयर मॉलिक्यूल होगा सिर्फ उनमें वाइब्रेशन हो। एंड जब मैं कहता हूं वॉल्यूम बढ़ा दे, तो मैं क्या तुमसे कहता हूं, तुम उस ट्रिगर बटन को दबाकर एक्चुअली में ये वाला वॉल्यूम बढ़ा देते हो। ये जो रेडियस है ये तुमने बढ़ा दिया, और जैसे ही तुमने रेडियस बढ़ा दिया, अब बिगर पोर्शन वाइब्रेट कर रहा है डायफ्राम का, मतलब बहुत ज्यादा एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एयर का वॉल्यूम बढ़ा दिया तुमने, इसलिए हमें साउंड क्या सुनाई पड़ता है? लाउड। ये क्लियर हुआ? अच्छा, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा एयर पार्टिकल एनर्जी को कैरी करेंगे, वो साउंड मुझे उतना लाउड सुनाई पड़ेगा। तो लाउडनेस किस किस पे डिपेंड करता है? पहला, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी कैसा? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, तीसरा, अब बहुत तेज साउंड चल रहा है पर मैं दूर खड़ा हूं, तो मुझे क्या दिक्कत? डिस्टेंस बढ़ने से लाउडनेस क्या हो जाएगा?
कम। फिर वो इक्वेशन अगर मैं बनाता तो नीचे जो एक्स की टर्म आती वो स्क्वायर में आती, मतलब डिस्टेंस बढ़ने से लाउडनेस कम होगा, लीनियरली नहीं, स्क्वायर में। मतलब अगर मैं तुमसे 4 मीटर दूर आता हूं तो लाउडनेस कितना कम हो जाएगा, 16 टाइम, 1/4 का स्क्वायर। अगर मैं तुमसे 5 मीटर दूर जाता हूं तो लाउडनेस कितना कम हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर, 25 टाइम्स। ठीक है। अच्छा डेंसिटी, अगर मैं बोल रहा हूं और तुम मेरे सामने खड़े हो तो डेंसिटी अगर ज्यादा होगी मीडियम की तो वो लाउडनेस को बढ़ा देगा। तो लाउडनेस को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हो गए, 4। कितने फैक्टर हो गए, क्या क्या है, एम्पलीट्यूड, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा, तीसरा क्या बोले, डिस्टेंस, चौथा, चौथा डेंसिटी। अच्छा आपने कभी सोचा हमारे हाथों में 5 ही उंगलियां क्यों हैं, कभी बताया इकोलॉजी में, इवोल्यूशन के, हाइड्रोजन का बैलेंस, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नहीं गलत, 5 वैलेंसी किसी की नहीं, मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन टेट्रावैलेंट। ये इवोल्यूशन के स्केल में बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट आए, बड़े बड़े इवोल्यूशनिस्ट आए, डार्विन भी आए गए, ये बात किसी ने नहीं कही कि हाथों में 5 उंगलियां क्यों। लाउडनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स 5 थे, लाउडनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स 5 थे, इसलिए हाथों में 5 उंगलियां, 6 भी आ सकती थी, नहीं 5 ही फैक्टर थे। अच्छा तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या ना, याद करो लास्ट क्लास जो तुम भूल के आए हो, हम क्या पढ़े थे, रेजोनेंस। अगर एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है और उसके बगल में एक दूसरी बॉडी आ जाती है जिसका फ्रीक्वेंसी इस वाइब्रेटिंग बॉडी के फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गया, तो एक फेनोमेनन घट जाता है, उसका नाम क्या है, रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस होता है द बॉडी बिगिंस टू वाइब्रेट विथ इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। मतलब एक वाइब्रेटिंग बॉडी के बगल में एक रेजोनेटिंग बॉडी अगर आ जाती है तो इस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। तो लाउडनेस बढ़ाने का फिफ्थ फैक्टर क्या था, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडीज। अगर मैं वाइब्रेट कर रहा हूं और मैं तुझे देख लिया, मैं खुश हूं, ये बातें रिकॉर्ड में नहीं जानी। क्लियर हुआ। अब एक डेरिवेशन करा रहा हूं, थ्योरी सारी पढ़ा दी है, एक छोटा सा डेरिवेशन। देखो लाउडनेस, जब मैं जब मैं यहाँ इंटेंसिटी का एक ही टर्म लिखूंगा तो वो लाउडनेस, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है इनका, लाउडनेस को एल से लिख रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log 10 I। ये आई क्या है, इंटेंसिटी, ये है इंटेंसिटी, और ये क्या है, लाउडनेस जो लिखा है वही। अच्छा अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या लेना होता है, कांस्टेंट। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, अब यहां मैं कांस्टेंट ले रहा हूं तो एल किसके डायरेक्टली इक्वल हो गया, के log 10/I। अब दो इक्वेशन लिख रहे, इफ I is I नॉट, L is L नॉट, if I is I, L is L, क्या लिख रहा हूं देखो,
मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एल नॉट इक्वल्स टू के लॉग, मत लिखो अभी, आई नॉट, और ये क्या होगा, एल इक्वल्स टू के लॉग 10 बेस आई, लिख सकता हूं इसको मैं, लिख सकता हूं। अच्छा, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 नाम दे रहा हूं, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू के लॉग 10 बेस, लॉग 10 बेस आई बाय आई नॉट। कुछ नहीं आना समझ में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड बाई लॉग 10 बेस आई माइनस लॉग 10 बेस, कह दो नहीं लिख सकते, कह दो, अरे लल्ला ये के कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, लॉग 10 आई माइनस लॉग 10 आई नॉट। नहीं आया समझ में, आया नहीं आया, देख क्या कर रहा हूं मैं इंदु, एल माइनस एल नॉट क्या है, एल माइनस एल नॉट, एल का वैल्यू कितना है, के लॉग 10 बेस एल, और एल नॉट का वैल्यू कितना है, के लॉग 10 बेस आई नॉट, यहां से के कॉमन ले लू, ये हो गया, यही तो लिखा है यहां पर, आई, ये आई होगा, ये यहां लिखा है, और समझी, वही समझा। अच्छा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, ओ नो इतना डिफिकल्ट ये तो मैं जानता ही नहीं, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक 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 काम और कर ले, इक्वल्स टू के लॉग 10 बेस आई बाई आई नॉट, और ये क्या हो गया, एल माइनस एल नॉट। अरे बच्चा लोग ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं, ये जो एल माइनस एल नॉट है, ये जो एल माइनस एल नॉट है, ये क्या है, यही है साउंड लेवल और लाउडनेस, लाउडनेस लेवल, इसी का यूनिट क्या है, बेल, और इसका यूनिट है बेल और डेसिबल, बेल और डेसिबल, इसकी यूनिट क्या है, फॉन, इसकी यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये रिलेशन साइड में एक नोट करके रखो, ये हमारे सिलेबस में डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, यूनिट्स आते हैं। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, उसके लिए बस ये बेसिक सा होमवर्क ये साइड की कॉपी में करके रखो, डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, नहीं आएगा, यूनिट्स आएंगे, बस यूनिट्स ही है, लेकिन लाउडनेस लेवल क्या है, ये वाला पार्ट। अब एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, लाउडनेस लेवल, और ये क्या हो गया, के लॉग 10 बेस आई बाय आई नॉट, आई नॉट कितना अर्शी, 10 to the power -12 वॉट पर, ये वो मिनिमम वैल्यू जो हम सुन सकते हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना लाउडनेस लेवल बहुत ज्यादा है, ओए, जब मैंने कहा लाउडनेस लेवल बहुत ज्यादा है, मैंने मीन कर दिया सब कुछ, ये बहुत ज्यादा क्या है, मतलब किसी एक बेस वैल्यू से ये बहुत बड़ा हुआ है, ये तो बोल रहे ना हम लेवल, ये तो कहते हैं ना हम, वो बहुत उचित ऊंचा रहता है, ये ऊंचा मतलब इसका, ग्राउंड फ्लोर से बहुत टॉप फ्लोर में, कोई एक बेस वैल्यू होगा ना, मैं कह रहा हूँ लाउडनेस लेवल बहुत ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इस बेस वैल्यू से ज्यादा है। अच्छा, अब मैं मान लेता हूं आई का वैल्यू, इफ आई इक्वल्स टू 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये लाउडनेस लेवल क्या हो जाएगा, ये लाउडनेस लेवल हो जाएगा के लॉग 10, 10 to the power -12 बाई 10 to the power -12, और ये कितना हो जाएगा 1, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0,
तो ये कितना आ गया, ये 0 आ गया ना, नहीं आया समझ में? दोबारा बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ, देखो दोबारा सुनो, ये इक्वेशन समझ आया? अच्छा, ये आई नॉट का वैल्यू कितना है? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो जो लाउडनेस आएगा वो किस में आएगा, बेल में। इसको ऐसे लिखता हूं, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, द यूनिट, द यूनिट दैट वी गेट is known as, is known as bell. The unit that we get is known as bell. अच्छा, and the unit bell is bigger unit. To make it smaller, to make it smaller, मैंने क्या करा, लाउडनेस लेवल, लाउडनेस लेवल ये है के लॉग 10 बेस आई बाय आई नॉट, इसका यूनिट क्या था, बेल। मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ये तो मैथमेटिक्स की खिचड़ी हो गई। मैंने इधर इसको 10 से डिवाइड किया और इधर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यूनिट क्या हो गया, ये फॉर्मूला क्या हो गया, के लॉग 10 बेस आई बाय आई नॉट, और अब ये यूनिट क्या हो गई, डेसी। इसको 10 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, डेसिबल। इसको कहा बेल और इसको कहा डेसी बेल। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो इसको रखते हैं। अभी यहाँ 0 आ रहा था, मैं इसको 10⁻⁻12 रखूंगा तो ये वैल्यू 0 आ रहा था, तो 0 बेल या 0 डेसिबल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी फर्क पड़ जाता है। राइट, ध्यान से देख के बोलो, इसमें क्या नहीं समझ आया। ये पूरा इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो यूनिट रखी गई वो यूनिट क्या थी, बेल। इसकी जो यूनिट थी वो बेल है, बेल में जो वैल्यूज आते हैं वो बड़े आते हैं, ये बड़ी यूनिट है। इसको 10 से डिवाइड कर दिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 यहां रह गया, और बेल को 10 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया, डेसी, डेसी बेल। बेल और डेसिबल किसका यूनिट है, लाउडनेस लेवल का। अब एक चार्ट बना के देता हूं तुम्हें, ये जो हम कहते हैं ना, 0 डेसिबल, पिन ड्रॉप साइलेंस, 20 डेसिबल, 80 डेसिबल, 1976 में कैलकाटा हाईकोर्ट में केस आया था, 1976 में ये जो, हाँ, लाउडनेस लेवल, इसका फॉर्मूला क्या है, 10 के लॉग 10 बेस आई बाय आई नॉट, और ये यूनिट किस में आएगी, यहाँ 10 है, मतलब ये क्या है, डेसिबल। देखो, इफ आई नॉट इक्वल्स टू, आई नॉट का वैल्यू तो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ही। इफ आई इक्वल्स टू आई नॉट, आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना रखा मैंने, मतलब जितना मिनिमम साउंड मैं सुन सकता हूं उतना ही साउंड तुमने मुझे सुनाया, तो वो लाउडनेस लेवल में कितना आएगा, लाउडनेस लेवल ये आएगा 10 के लॉग 10 बेस 10⁻⁻12 बाय 10⁻12, ये कट जाएगा खच खच, ये कितना आएगा, 10 के लॉग 1, और लॉग 1 का वैल्यू इसको क्या बना देगा, 0, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 डेसिबल। अब समझे आप 0 डेसिबल क्या है, 0 डेसिबल क्या है, 0 डेसिबल एक लाउडनेस लेवल है, मतलब आपने कितनी इंटेंसिटी का साउंड दिया, 10⁻12, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जितना मैं सुन सकता हूं उतना आपने मुझे दिया, तो मैं बोलूंगा ये 0 डेसिबल। मतलब जहां जो हमारी बेस वैल्यू है, जो हमारी बेस वैल्यू है, जो हम सुन सकते हैं, आपने जो साउंड मुझे दिया है वो उसी लेवल में। और अब इसके रेफरेंस में मैं क्या कर रहा हूं, लेवल बढ़ा रहा हूं, इससे कितना ऊंचा, चीजें मैंने यहां से शुरू की, तो अगर इतना ही साउंड है तो ये लाउडनेस लेवल क्या होगा, या डिफरेंस नहीं रहेगा ना,
ये डिफरेंस नहीं है तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 डेसिबल। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, बेल डेसिबल क्या लाउडनेस का लेवल, मतलब बेस वैल्यू से कितना ऊंचा है, बेस वैल्यू से कितना ऊंचा है, समझे। अच्छा हम उल्टा चलते, अगर मैं कहता हूं साउंड 20 डेसिबल है, 30 डेसिबल, इफ लाउडनेस लेवल इज 30 डेसिबल, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द इंटेंसिटी, बोलो तो क्या होगी इंटेंसिटी। देखो इधर है, देखो अगर ये 30 डेसिबल है, इसका ये मतलब है लाउडनेस लेवल 10 k log 10 बेस 10⁻⁻9 बाय 10⁻⁻12, ये ना। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना हो गया है 10⁻⁹ होना कितना चाहिए 10⁻12, है कितना 10⁻⁹, 1000 गुना ज्यादा है ना, 1000 गुना ज्यादा नहीं है, समझे। तो मैं इसको ऊपर ले गया, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ ना, नहीं समझी बाबू। ये आई का वैल्यू, इफ आई इक्वल्स टू 10⁻⁻9 वॉट पर मीटर स्क्वायर, अगर आई का वैल्यू इतना है, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 10⁻12। मैंने तुमसे कहा आई वॉन्ट अ पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब मैं चाहता हूं तुम इतना रखो, पर तुम्हारी जो इंटेंसिटी वो कितनी है 10⁻⁹, ये मेरे बेस वैल्यू से कितनी ज्यादा है 1000 गुना, ये -12, ये -9, इसको ऊपर ले जाता हूं, ये क्या आएगा 10 k log, बोलो बोलो, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा log 10 बेस 10⁻³ पक्का। अच्छा और ये 3 कहां जाएगा, यहां जाएगा, ये 3 पावर में ये कहां जाएगा यहां पर, ये इसको क्या बना देगा 30 k log 10 बेस 10, और 10 बेस 10 का वैल्यू कितना है 1, और k कांस्टेंट है, इसको भी हम 1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 30 डेसिबल। मतलब जब आपने फुसफुसाना शुरू किया, फुसफुसाना इज 30 डेसिबल, ये कहने के लिए 30 डेसिबल है, ये एनर्जी में कितना बढ़ गया है 1000, 1000 कितना बढ़ गया है, नहीं समझी बाबू, ये मिनिमम वैल्यू है 10⁻12, और तुम एनर्जी कितनी दे रही हो 10⁻9, ये कितनी गुना ज्यादा है, ये समझी। इस वैल्यू को यहां रख दे, ये ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3। अच्छा लॉग में जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो ये 10 × 3, ये कितना हो जाएगा 30, और ये के कांस्टेंट इसको 1 मान लेते हैं, और log 10 बेस 10 ये क्या होगा 1, तो ये कितना हो गया 30 डेसिबल। तो जब तुम फुसफुसाई तो साउंड कितना है 30 डेसिबल, लेकिन एनर्जी के टर्म्स में ये कितना गुना ज्यादा है 1000 गुना ज्यादा है। अब सोचो तुम जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करती हो ना, ये विस्परिंग है, तुम जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो तो जो डेसिबल होता है वो 50 डेसिबल है, लला 1 लाख गुना ज्यादा एनर्जी आके कान में थपड़े मार रही है, गुस्सा आ गया तो क्या गलत है, समझे। थर्सडे के क्लास में जब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ प्लीज बात मत करो, प्लीज बात मत करो, चुप रहो, इसका कुछ वजह होता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है, सुबह से क्लास चलता है और टॉलरेशन पावर ना खत्म हो जाता है, और बात करने लग जाते हो, सबके सब बात करने लग जाते हैं, एकदम स्टॉप हो जाता है ब्रेन, चुप होते हो, ठीक है 1 लाख टाइम्स, 1 लाख। क्लियर हुआ, सारा गेम समझ आ गया, कौन किसका यूनिट है लाउडनेस, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी, और बेल डेसिबल लाउडनेस लेवल, साउंड लेवल भी कहते हैं लाउडनेस लेवल, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब आप नोट्स बना, हेडिंग दो लाउडनेस, 3 कैरेक्टरिस्टिक साउंड, पहली कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वो तो इंटेंसिटी से रिलेटेड है ना लाउडनेस, पहली क्या है लाउडनेस, दूसरी क्या है पिच, और तीसरी क्या है
टिम्बर, क्वालिटी और हो गया लिखना, लिखो।